एक ऐसा टाउन जहाँ कुछ अनजान रीजन की वजह से नॉर्मल इंसान कन्वर्ट होने लगे म्यूटेटेड क्रिएचर्स में। ऐसे क्रिएचर जिनके बड़े बड़े नाखून और दांत होते हैं और ये किसी नॉर्मल इंसान को खाने के लिए एकदम परफेक्ट थे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जो अपनी कार में मौजूद थी। वो लेडी तो एक गैस स्टेशन के पास आकर रुक जाती है और गाड़ी के अंदर फ्यूल भराती है, लेकिन अचानक उसे वॉशरूम जाना पड़ा तो वो गैस स्टेशन के पास ही में मौजूद एक वॉशरूम में चली गई। जल्द से जल्द वो अंदर जाकर हल्का होने लगती है, लेकिन उस जगह पर कोई तो अजीब सी चीज थी जो चोरी चुपके उस लेडी का पीछा करती है। अब अचानक जैसे ही वो टॉयलेट में थी तभी हमें कोई अनजान आदमी दिखाया गया जो उसके टॉयलेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। हमें ऊपर की तरफ से उसके हाथ दिखाई दिए जो ऑब्वियसली किसी इंसान की तो थे ही नहीं। जैसे ही वो अनजान आदमी और ज्यादा ऊपर आया और उसका चेहरा जैसे ही सामने आता है तो पता चला कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएचर है जिसके नाखून और दांत इतने बड़े थे कि किसी को भी कच्चा चबा जाए। वो लेडी तो उस अनजान से क्रिएचर को देखकर बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगती है, पर ऑब्वियस बात है कि उस गैस स्टेशन में ज्यादा कोई मेंबर्स थे नहीं। उस म्यूटेटेड आदमी ने तुरंत ही दरवाजा तोड़ा और घुस गया अंदर की तरफ उस लेडी को पकड़ने के लिए। लेडी के पास तो भागने का भी रास्ता नहीं होता और ऑब्वियस बात है कि वो म्यूटेटेड आदमी उसे छोड़ेगा नहीं, यानी उसने अपने नुकीले दांतों की मदद से उस लेडी को मार ही दिया। अब अगले दिन हमें हैम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक गैराज में कार मैकेनिक का काम किया करता था, लेकिन कुछ दिनों से उस गैराज के ओनर को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर्स ही नहीं आ रहे थे, तो उसके पास उतने ज्यादा डॉलर्स होते ही नहीं। इसीलिए उसने हैम से डायरेक्टली कह दिया कि तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए, यानी इनडायरेक्टली वो हैम को जॉब से निकाल रहा था। हैम के पास सरवाइव करने के लिए यही एक जॉब थी। उसने तो रिक्वेस्ट भी बहुत बार की, लेकिन वो ओनर नहीं समझता। ओनर ने हैम के बचे हुए सारे डॉलर्स दे दिए और वहाँ से चले जाने के लिए कहा। हैम भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकता। उसने अपने डॉलर्स उठाए और ओनर को काफी बुरी बात कहकर वहाँ से निकल गया। हैम सीधा पहुँचता है एक नाइट क्लब में जहाँ पर उसकी वाइफ, जिसका नाम जेल था क्योंकि वो वहाँ पर बार टेंडिंग का काम किया करती थी, वहाँ गाना बज रहा था और सारे कस्टमर्स वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। हैम जैसे ही वहाँ पर पहुंचा तो निक नाम का एक आदमी वहाँ दो लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। उसने तो जेल को इन दोनों लड़कियों को ड्रिंक पिलाने के लिए कहा ताकि वो अपनी जान पहचान इनसे बढ़ा सके। ये बहुत ही पुरानी ट्रिक है नाइट क्लब में किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी वो किसी दूसरे को फ्री ड्रिंक ऑफर करते हैं जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाए। हैम तो अब सीधा चला गया अपनी वाइफ जेल के पास और उससे बातचीत करने लगा। हैम अपनी वाइफ को बताना चाहता था कि उसे जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन इतनी आवाज में ठीक से उसे सुनने नहीं हो रहा था। अब थोड़ी ही देर के अंदर अंदर निक नाम का जो आदमी बैठा हुआ था उसकी बहस हो जाती है एक दूसरे आदमी से। वो दोनों तो आपस में बहुत ही ज्यादा बहस करने लग गए थे। ऑलमोस्ट उनके बीच फाइटिंग भी होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जल्द से जल्द उन्हें अलग किया जाता है। हैम भी उसे छुड़ाने के लिए पास में गया था, लेकिन एक पंच गलती से उसे भी लग गया। जल्द से जल्द जो सिक्योरिटी वहाँ पर थी वो उन्हें अलग करती है और अपने अपने रास्ते भेज देती है। अब यहाँ उस बार का ओनर जेल के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे लगता है कि जेल का हस्बैंड हैम यहाँ आकर दंगे कर रहा है। बार का ओनर चाहे कुछ भी हो जाए सारा दोष जेल के ऊपर ही देता था, लेकिन इस बार जेल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसकी सहने की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने बॉस के ऊपर काफी गुस्सा होती है। वो इतना ज्यादा उससे इरिटेट हो चुकी थी कि उसने उसकी जॉब भी छोड़ने का डिसाइड कर दिया। वो जाने से पहले एक बॉटल उठाती है और ओनर के सर पर मार देती है, यानी जेल के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था जो कि उसने निकाल दिया। अब हैम और जेल बाहर की तरफ अपनी कार के पास आकर रुक जाते हैं। जेल यहाँ इसीलिए टेंशन नहीं ले रही थी अपनी जॉब की क्योंकि उसके हस्बैंड हैम के पास जॉब तो है ही, वो उससे सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन हैम उस जगह पर अपनी सच्चाई भी बता देता है कि कैसे उसकी भी जॉब चली गई है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो उन दोनों के पास जॉब नहीं है और ना ही कोई इनकम सोर्स है। जेल इस बात से एकदम टेंशन में आ गई क्योंकि आज तो उन्हें अपने घर का रेंट देना है और रेंट नहीं दिया तो लैंडलॉर्ड उन्हें निकाल देगा। यानी हैम और जेल बहुत बुरी तरीके से इस कंडीशन में फंस गए थे। वो जल्द से जल्द अपनी कार में बैठते हैं और सीधा घर की तरफ बढ़ते हैं। चोरी चुपके उन्होंने घर से सारा सामान उठाया और बिना लैंडलॉर्ड को बताए वहाँ से भाग गए। अब इसके बाद वो कहाँ जाएंगे ये बिल्कुल नहीं आइडिया, लेकिन उन लोगों के साथ थोड़ी देर में आगे जो होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है। हमें तो अब बार के अंदर वो दूसरा आदमी दिखाया गया जो निक से लड़ाई कर रहा था। वो उन दोनों लड़कियों का दिल जीत लेता है और उनके साथ कार में बाहर आ जाता है। धीरे धीरे वो अपनी कार लेकर उसी गैस स्टेशन के पास आया जहाँ पर सबसे पहले हैम काम किया करता था। वहाँ का ओनर तुरंत ही बाहर निकला और उसके कार में फ्यूल भरने लगा, लेकिन तभी उस ओनर की नजर जाती है अपने गैस स्टेशन के दूसरे वाले कमरे में जहाँ लाइट अपने आप ही फ्लिकर हो रही थी। अब ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए उस ओनर को चिंता होने लगती है। वो ये सारी चीजें छोड़कर अंदर की तरफ चला
चला गया ताकि वो देख सके कि क्या हो रहा है। वो आदमी तो उन दोनों लड़कियों के साथ वहीं पर बिजी था। थोड़ी देर में दोनों लड़कियां वहां से वॉशरूम की तरफ भी चली गई थी, यानी अब वो आदमी अकेला था। दूसरी तरफ ओनर जब कमरे में पहुंचा तो वहाँ एक लड़की मौजूद थी। वो लड़की अपना सर दूसरी तरफ करके खड़ी हुई होती है। ओनर ने जब उसे आवाज दिया तब लड़की सामने आती है और पता चला कि ये भी वही टाइप की म्यूटेटेड इंसान है जैसे इस कहानी में वैम्पायर का नाम दिया गया है। और वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि तुरंत ही ओनर के ऊपर झपट्टा मारकर उसे काट कर खाने लगी। हमें अब उस कार में वही अकेला आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों गर्ल्स का वेट कर रहा था, लेकिन साइड में तुरंत ही एक और लेडी आ गई जो कि वैम्पायर थी। और वो आदमी जैसे उसे देखता है तो वो काफी डर गया, यानी उस आदमी का भी बच पाना अब काफी ज्यादा मुश्किल था। आखिर ये वैम्पायर लोगों को किस तरीके से मार रहे हैं ये तो नहीं शो किया जाता, लेकिन थोड़ी देर में इसके बारे में पता चल जाएगा। हमें तो अब कार के अंदर हेम और जेल को दिखाया गया जो अपने किसी ठिकाने की तलाश कर रहे थे। उनका पुराना वाला घर तो नहीं रहा। दोनों में काफी बहस होती है कि ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाए। पर अचानक अब कार के सामने हेम ने कुछ देखा जिससे कि वो कार को टेढ़ा कर देता है और कार का एक्सीडेंट होने की वजह से वो साइड में जाकर लड़ गई। अगले दिन उस गैस स्टेशन की खबर जब चारों तरफ फैली तो वहाँ कुछ ऑफिसर्स आ गए अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहाँ का लोकल शेरिफ और एक फॉरेंसिक रिपोर्ट वाली ऑफिसर जिसका नाम कैली होता है, वो सब मिलकर वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उस जगह पर ओनर और उस आदमी की भी डेड बॉडी मौजूद थी। कैली जब उसकी बॉडी को ध्यान से देखती है तो कहीं भी चोट लगने के निशान नहीं थे और न ही कोई खून के धब्बे गिरे हुए होते हैं जिससे कंफर्म हो कि किसने अटैक किया है। सिर्फ उसके गले पर कुछ अजीब से निशान थे जो कि कुछ अलग ही डिक्टेट करते हैं। शेरिफ का यही कहना था कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है, लेकिन कैली इस बात से नकारती है। उसे पता है कि इस टाउन में पहले से बात की जाती है वैम्पायर्स के बारे में, तो हो सकता है कि ये वैम्पायर्स ही हैं जो इतने सालों बाद वापस आ चुके हैं और हो न हो इतनी बारीकी से किया गया काम उनका ही हो सकता है। तो अब उन सभी को और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा उन सारे वैम्पायर से बचने के लिए। हमें तो हेम और जेल को भी दिखाया गया जिनके कार का एक्सीडेंट हो चुका था। दोनों को छोटी छोटी चोट आई भी होती है और कैसे भी करके वो कार से बाहर निकलते हैं। हेम को भी नहीं समझा कि रात के समय उनकी कार के सामने कौन आया। जब वो कार के सामने जाते हैं तो वहाँ किसी का कपड़ा लगा हुआ था, यानी वो दोनों समझ रहे थे कि सामने की तरफ कोई आदमी आया होगा, पर वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वही म्यूटेटेड वैम्पायर्स थे जो उन दोनों को मारने के लिए आए थे। खैर हेम और जेल को काफी थकान हो गई और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत थी, इसीलिए वो अपने ट्रक में बैठकर सीधा वहाँ से मदद के लिए निकल जाते हैं। हमें अब फॉरेस्ट में एक दूसरा कपल दिखाया गया जो कि अपनी कैंपिंग एंजॉय करने के लिए वहाँ पर आए थे। दोनों काफी खुश लग रहे होते हैं और टेंट बिछाकर अपनी रात रंगीन करने लगे, लेकिन पेड़ के पीछे से एक बड़ा सा वैम्पायर आता है और सीधा वो उनके टेंट में झपट्टा मार देता है। एक एक करके उसने दोनों ही कपल को काट कर खत्म कर दिया। लेकिन आखिर इतने सारे खूंखार वैम्पायर जनरेट कहाँ से हो रहे हैं ये बिल्कुल अनजान था। अब वहाँ हेम और जेल अपने ट्रक को लेकर जब आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें कई सारी वैनिटी वैन्स की ट्रेलिंग दिखाई दी। वो सब एकदम से खाली थे, जैसे लग रहा था कि कभी यहाँ पर कोई रहता था, लेकिन अचानक कुछ होने की वजह से सभी चले गए हैं। वहीं के एक पास ही में एक घर भी था, तो इसीलिए दोनों उतरकर वहाँ के ओनर को आवाज देने लगे। तभी अचानक पीछे से एक आदमी आता है और उसने दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर ली। वो दरअसल इस जगह का ओनर था और उसका नाम क्रैप होता है। क्रैप ने तो हेम और जेल दोनों से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हेम और जेल अपने हाथ ऊपर करके ये साफ कहने लगे कि उन्हें रहने के लिए घर चाहिए और कल रात के समय उनके कार के सामने कोई तो आ गया था जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। क्रैप उन्हें साफ क्लियर कर देता है कि इस पूरी जगह पर मेरे अलावा कोई और नहीं रहता, यानी शायद क्रैप समझ चुका है कि उनकी कार के सामने कौन आया और वो लोग जो वैम्पायर बन रहे हैं उनका असली रीजन क्या है। लेकिन फिलहाल क्रैप उन दोनों को कुछ बताता नहीं। हेम ने तो ये भी कहा कि हमें रहने के लिए जगह और एक जॉब चाहिए जिससे सरवाइव कर सके। तो बहुत सोचने के बाद क्रैप डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को जॉब देगा। हेम और जेल थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं कि उन्हें इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, लेकिन बाद में वो कमरे में आकर कहने लगे कि उन्हें जॉब चाहिए। क्रैप खुश होकर उन्हें जॉब के बारे में बताता है कि तुम्हें पूरा दिन इसी जगह पर रहना होगा, यहाँ की रखवाली की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसके बदले क्रैप उन दोनों को खाने पीने की चीजें देगा और रहने के लिए जगह देगा। हेम और जेल तो डॉलर्स की भी बात करते हैं, जिस पर क्रैप ने कहा कि वो भी पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। क्रैप तो अब हेम और जेल को डायरेक्टली जाकर उनका कमरा दिखाता है जो भले ही छोटा था लेकिन सरवाइव करने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। हेम ने आखिरकार क्रैप से पूछ ही लिया कि वो सारी खाली पड़ी हुई ट्रेलिंग्स क्या कर रहे हैं, यानी इसका मतलब साफ है कि कई सारे लोग यहाँ पहले रहा करते थे। इस मोमेंट पर जाकर क्रैप ने धीरे धीरे सच्चाई बताना स्टार्ट किया कि ये पूरी जगह उसके सिस्टर
इन लॉ की थी। यानी अब क्रैब कई साल पहले की कहानी बताने लगा जब उसकी फैमिली यहाँ रहा करती थी। हमें तो एक लड़की और क्रैब की बहन भी दिखाई जाती है जो वहाँ पर रहा करती थी अपने हस्बैंड के साथ। और ये छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जो वेम्पायर बन के गैस स्टेशन के अंदर ओनर को मार दे रही थी। क्रैब की जो सिस्टर होती है उसे भी वेम्पायर बन के निक के उस साथी को मारा था। इनफैक्ट क्रैब की जो सिस्टर होती है उसका हस्बैंड भी वेम्पायर बन चुका था और टेंट में घुसकर उसने भी दोनों कपल को मारा है। लेकिन इतने नॉर्मल लोग आखिरकार वेम्पायर बने कैसे? क्रैब ये भी बताता है कि ये पूरी जगह पर कई सारे लोग आया करते थे, लेकिन जब से कई सारे अनजान वेम्पायर्स का डर सब में बैठ गया है तो वही जगह पूरी तरीके से सुनसान बन चुकी है। क्रैब हैम को साफ समझाता है इस जॉब के बारे में कि तुम्हें रात के समय घर से बाहर नहीं निकलना है और जितना हो सके बेसमेंट से दूर रहना। हैम अब पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डरने लगा। वो तुरंत ही अपनी वाइफ के पास चला गया जो कि बाथ टब में थी और वो क्रैब द्वारा कही गई सारी बातें बताता है। इनफैक्ट हैम ने तो ये कहा कि उसे डर लग रहा है, शायद उन्हें ये जॉब नहीं करनी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। बट जेल कहती है कि इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर हम दूसरी जगह जाएंगे तो हमें रहने और खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो जब तक हमारी कंडीशन ठीक नहीं हो जाती हमें यहीं रहना चाहिए। जेल अपनी जगह पर अटक गई थी, इसीलिए हैम भी कुछ कह नहीं पाया। हैम वहाँ से डायरेक्टली क्रैब के पास चला जाता है। अब यहाँ क्रैब हैम को बाकी सारे काम समझाते हुए उन्हीं सारे ट्रेलर्स के पास लेकर जाता है। लेकिन अचानक हैम की नजर गई सामने पड़े हुए इस स्केलेटन के ऊपर जो पूरी तरीके से जल चुका था। अब ये देखकर कोई भी शॉक हो जाएगा क्योंकि ये स्केलेटन तो किसी इंसान का है। हैम अब एकदम से घबराया हुआ क्रैब से पूछता है कि मुझे सारी बातें बताओ, अगर नहीं बताया तो यहाँ से वो अपनी वाइफ को लेकर चला जाएगा। क्रैब हैम को ज्यादा कुछ तो नहीं समझा सकता था, इसीलिए वो लेकर चला गया उन ट्रेलर्स के पास और जाकर एक्चुअल सच्चाई उसे दिखाई देता है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला और हैम को अंदर देखने के लिए कहा तो हैम वैसा कर तो देता है, लेकिन जो उसने अंदर देखा पूरी तरीके से दंग रह जाता है क्योंकि उन ट्रेलर्स के अंदर बहुत सारे वेम्पायर छुपे हुए थे जो जैसे ही हैम को देखते हैं तो उसके ऊपर झपट्टा मारने लगे। तुरंत ही क्रैब ने हैम को बाहर निकाला और दरवाजा बंद किया। हैम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब आखिरकार क्या हो रहा है। तब जाकर क्रैब बताने लगा कि इन सभी ट्रेलर्स के अंदर वेम्पायर्स मौजूद हैं और जो स्केलेटन्स उसने देखा है जला हुआ वो वेम्पायर का ही है। यानी अगर कोई वेम्पायर सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आया तो उसकी बॉडी जल जाती थी, इसीलिए वो उन सारे वेम्पायर्स को उन ट्रेलर के अंदर बंद रख रहा है ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। हैम अब इतना ज्यादा डर गया था कि वो क्रैब से कहता है कि वो अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से जा रहा है, वो अब ये जॉब नहीं कर सकता। लेकिन क्रैब के साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि वेम्पायर्स ने हैम की बॉडी को सेंस कर लिया है और अब वो जहाँ भी जाएगा वेम्पायर्स उसके पीछे आएंगे, तो कहीं और शिफ्ट होने का तो वो सोच भी नहीं सकता। यानी अब हैम और जेल एकदम से फंस चुके हैं। बेचारे हैम और जेल भी कुछ सोच नहीं पाते कि क्या किया जाए। वो यहाँ पर रहेंगे तो हमेशा वेम्पायर्स का खतरा मंडराता रहेगा और अगर दूर चले जाएंगे फिर भी यही होने वाला है। हैम और जेल ये भी समझ गए थे कि शायद बेसमेंट और एटिक में भी वो सारे वेम्पायर्स हो सकते हैं। यही रीजन था कि क्रैब उन्हें वहां जाने से रोक रहा था, लेकिन उन दोनों को कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। अब क्रैब दिखाया गया जो चोरी चुपके बेसमेंट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो अंदर गया तो सामने की तरफ वही लड़की थी जो वेम्पायर बन चुकी होती है। यानी जैसा क्रैब ने बताया था कि ये उसकी बहन की लड़की थी, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये थी कि ये क्रैब की ही बेटी है जिसका नाम लिली था। भले ही लिली इस समय वेम्पायर बन चुकी है, लेकिन क्रैब नहीं चाहता उसे जान से मारना। यही रीजन होता है कि वो लिली के साथ साथ उसकी बहन और उसके हस्बैंड को भी अभी प्रोटेक्ट कर रहा है जो कि वेम्पायर है। हमें तो अब दूसरी तरफ वो शेरिफ और कैली भी दिखाए गए जो आपस में उसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे थे। शेरिफ बार बार यही कहता है कि ये कोई छोटा सा केस है, लेकिन कैली का मानना था कि वो जरूर वेम्पायर हो सकते हैं क्योंकि ऐसे कत्ल सिर्फ वही करते थे। कैली तो शेरिफ को और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है और जहाँ जहाँ ये हादसे हुए हैं वहाँ आसपास के लोगों से बातचीत करने बोलती है। इसीलिए शेरिफ सीधा चला गया निक नाम के उस साथी के पास जो कि हैम का दोस्त हुआ करता था और उस रात पार्टी में भी था। शेरिफ ने निक से सारी बातें पूछी कि वहाँ पर क्या हुआ। निक बताता है कि हैम और जेल नाम के मेरे 2 फ्रेंड्स वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हादसा होने से पहले वो दोनों वहाँ से चले गए। लेकिन शेरिफ ने ये बात सुनकर सोच में पड़ गया कि कहीं हैम और जेल इन चीजों के पीछे तो नहीं है। यानी अब शेरिफ का पूरा शक उन दोनों के ऊपर हो चुका है। अब यहाँ घर के अंदर हैम ट्राई करता है कि वो बाहर निकलने की कोशिश करे, पर पीछे से क्रैप आकर उसे डरा देता है। क्रैप ने तो फिर से वार्निंग दी कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम अगर आगे बढ़ोगे तो अपनी जान खतरे में डालोगे। हैम और जेल ये सारी चीजें सह तो रहे थे, लेकिन कब तक? उनके अंदर भी एक लिमिट है जो कि क्रॉस होने वाली थी। उन्होंने अपने सारे सामान एक साथ रख लिए और ट्राई करने लगे कि क्रैप को गन पॉइंट पर ले ले। क्रैप जैसे ही अंदर आता है तो हैम ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर भी दिया। वो पूछने लगी कि आखिर बेसमेंट और एटिक में क्या मौजूद है जो कि उन्हें वो जाने नहीं दे रहा। अब यहाँ प्रेशर में आकर क्रैप को वो सच्चाई बतानी ही पड़ी।
वो तो उन्हें बेसमेंट का दरवाजा ओपन करता है और अंदर जाने के लिए कहता है। सारी असलियत उन्हें वहीं पता चल जाएगी। हेम और जेल के हाथ में गन थी, इसीलिए वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं। धीरे धीरे जैसे ही वो अंदर गए तब पता चला कि वहाँ पर 3 वैम्पायर्स हैं, एक लिली और बाकी क्रैप की बहन और उसका हस्बैंड। तीनों के तीनों वैम्पायर बन चुके हैं और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। क्रैप के बहन का हस्बैंड जिसका नाम बेन होता है वो तो बहुत बड़ा था। जैसे उसने हेम और जेल को देखा तो वो उनके ऊपर टूट पड़ा। बाकी दोनों एकदम गुर्रा रहे थे जैसे वो उन्हें काट लेंगे। लेकिन अच्छी बात हुई कि क्रैप ने वहाँ पर मल्टीपल जगहों पर रोशनी डालकर रखी थी, जिस वजह से वो तीनों एक लिमिट के आगे नहीं आ सकते। तुरंत ही हेम और जेल को बाहर निकाल दिया गया और ये सच्चाई उनके सामने थी। क्रैप एकदम निराश होकर कहता है कि ये मेरी ही फैमिली है और मैं इन्हें प्रोटेक्टेड रख रहा हूँ ताकि ये दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। ये जिसे भी काटेंगे वो भी इन्फेक्ट होकर वैम्पायर बन जाएगा। क्रैप कहता है कि ये सब शुरू हुआ कई साल पहले जब एक अजीब सा जानवर हमारे घर में घुस गया था। वो बहुत ही खूंखार था और कई सारे पालतू जानवरों को उसने खत्म कर दिया। लेकिन जब यहाँ क्रैप की बहन और बेन वहाँ पहुंचे उस अजीब से जानवर को रोकने के लिए, तब तक पता चला कि क्रैप की बेटी लिली भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। क्रैप भी भागा भागा वहाँ पर आ रहा था, लेकिन वो इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैला कि अब बेन और उसकी बहन भी एकदम से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। क्रैप अपनी आंखों से पूरी फैमिली को खत्म होता हुआ देख रहा था। क्रैप की बेटी लिली को इससे पहले दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे वो इन्फेक्ट होकर वैम्पायर में कन्वर्ट हो गई तो उसकी आंखों की रोशनी अपने आप आ गई थी। यानी वैम्पायर के म्यूटेशन के कारण उनके बॉडी में कई सारे चेंजेस आए हैं। और उसी मोमेंट के बाद क्रैप ने डिसाइड किया कि वो इनकी प्रोटेक्शन करेगा और एक जगह पर सुरक्षित रखेगा। क्रैप ने उन वैम्पायर्स के बारे में एक और बात बताई कि एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद उनकी एज नहीं बढ़ती और इसी वजह से इतने साल बीतने के बावजूद भी उन तीनों की एज वैसी की वैसी ही है। कुछ समय पहले जो ट्रेलर्स वो देख रहे थे उनके यहाँ पर कई सारे लोग रहने आए थे, लेकिन क्रैप की बेटी लिली और जितने भी लोग इन्फेक्टेड थे उन्होंने दूसरों को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें इंसानों का खून पीना बहुत ज्यादा पसंद था और जो इन्फेक्टेड होता वो वैम्पायर में तो कन्वर्ट ही हो जाता। यही रीजन है कि इतने सारे लोग जो ट्रेलर में मौजूद थे वो सब वैम्पायर हैं। और क्रैप ने हेम और जेल को इसीलिए चुना कि उसके मरने के बाद हेम और जेल इनका अच्छी तरीके से ख्याल रखे। हेम और जेल को ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था, पर वो जाने अनजाने में इस जगह पर फंस गए। रात होने पर क्रैप हेम और जेल को लेकर जाता है उन सारे वैम्पायर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ट्रेलर में बैठे हुए सभी वैम्पायर्स बाहर निकल चुके थे। उनमें से अभी भी थोड़े लोगों की समझ बाकी होती है और उन्हें इतना पता है कि कोई तो चाहिए जो उन्हें प्रोटेक्ट करे, यानी अगर वो धूप में चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्रैप कहता है कि मेरे बाद हेम और जेल तुम्हारा ख्याल रखेंगे। एक वैम्पायर तो इसके अगेंस्ट था, वो एकदम इंडिपेंडेंट होता है और किसी की मदद नहीं चाहता। इसीलिए उसने बाकी वैम्पायर्स को भी मैनिपुलेट किया और उनसे दूर जाने के लिए कहा, यानी उन सब के मन में जो आएगा वो वही सब करेंगे। हमें तो अब अगले दिन उस फॉरेस्ट से थोड़े ही दूरी पर वो ऑफिसर्स और कई सारे मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। कैली भी उनके साथ ही थी सारी रिपोर्ट्स लेकर, और वो बाकियों को बताते हैं कि ये काम जरूर वैम्पायर्स का हो सकता है। अब पहले तो उनमें से कई ऑफिसर्स वैम्पायर की बातों पर भरोसा भी नहीं करते थे, लेकिन जब उन्हें रिपोर्ट्स दिखाई गई तब जाकर वो सोचने लगे कि ये सच हो सकता है और इसी चीज की सच्चाई जानने के लिए उन्हें इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी होगी। उनके पास पहले से निक था जो कि घायल हो चुका होता है, लेकिन हमें पता चला कि कई सारे वैम्पायर्स निक के पास पहुंच गए हैं और वो जानते थे कि निक एक गवाह बन सकता है, इसीलिए वो उसे उठाकर बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। यानी इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी इन वैम्पायर्स का आईक्यू लेवल इंसानों जैसा था। वो जानते थे कि आखिर उन्हें क्या करना है। लेकिन अगर क्या हो कि रियलिटी में भी आप ऐसी कंडीशन में फंस जाओ जहाँ चारों तरफ वैम्पायर्स मौजूद है और अगर आप भाग भी जाओ तो वो सारे वैम्पायर्स आपके बॉडी को सेंस करते हुए पहुंच ही जाएंगे। उनके एक काटने की वजह से आप भी म्यूटेट हो सकते हो। तो इस कंडीशन में एकदम शांति से काम लेना है। वो सारे वैम्पायर्स भले ही कितने खतरनाक हो, लेकिन उनकी भी कमजोरियां हैं और हमें कमजोरियों का ही फायदा उठाकर वहां से बाहर निकलना है। सबसे पहली कमजोरी जो हमने अभी अभी देखी कि वैम्पायर सूर्य की रोशनी में जिंदा नहीं रह सकते, तो इस कमजोरी का यूज करके हम उस घर से भाग सकते हैं। सबसे पहले हमें निकलना है तो दिन के समय ही बाहर निकलेंगे, और जैसा कि वो वैम्पायर्स हमारे बॉडी को सेंस करते हुए हमारे पास आते हैं तो निकलते समय हमें अपने बॉडी पर बहुत सारी मिट्टी लगा लेनी है। और अगर हमें और भी ज्यादा सेफ्टी बरतनी है तो हमें अपनी बॉडी से कोई कपड़े निकालकर जिस पर हमारी सुगंध ऑब्वियसली लगी हो उसे पास ही वाली जगह पर गाड़ दिया जाए, जिससे कि वैम्पायर्स जब रात के समय निकलेंगे तो वो उसी जगह पर जाएंगे सेंस करते हुए जहां आपने अपने कपड़े गाड़े हैं। और अगर इसके बावजूद वहां से जाने के बाद वैम्पायर्स आपके सामने आए तो याद रहे वैम्पायर्स को खून पीना सबसे ज्यादा पसंद है। तो इससे बचने के लिए एक यूनिवर्सल उपाय आता है सांप के जहर की। अगर हम सांप के जहर को कैसे भी वैम्पायर्स के बॉडी में डाल दें तो वो ऑब्वियसली मर जाएंगे, क्योंकि सांप के जहर से हमारा खून एकदम जम जाता
था। ये थोड़ी रिस्की टेक्निक है लेकिन हमारी जान बचाने के लिए काफी है। इन चीजों को फॉलो करके हम वेम्पायर्स क्या ड्रैकुला से भी बच सकते हैं। अब यहाँ हेम जब सुबह के टाइम आगे जा रहा था तभी उसे गाड़ी के नीचे एक वेम्पायर दिखी। वो वेम्पायर बहुत ही तड़प रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो कह रही हो कि मुझे आजादी दे दो। हेम भी उन चीजों को समझ जाता है और उसका हाथ पकड़कर सूर्य की रोशनी के सामने कर देता है। बेचारी वो वेम्पायर जलकर वहीं पर मर गई क्योंकि वो दूसरों को इन्फेक्ट करना नहीं चाहती थी। हेम वापस अपनी वाइफ जेल के पास आ जाता है और जेल समझाती है कि हमें मदद मांगने जाना ही होगा, तो अच्छा यही है कि एक पर्सन यहाँ रुक जाए और दूसरा वाला मदद लेकर आए। हेम को ये रिस्की लग रहा था लेकिन ये करना ही पड़ेगा, तो जेल उस जगह पर रुक जाती है और हेम गाड़ी लेकर निकल पड़ा मदद मांगने के लिए। अब जैसे ही रात हुई तो सारे वेम्पायर्स बाहर निकलते हैं और उन्होंने सेंस कर लिया था कि हेम घर में नहीं है। बेन तो डायरेक्टली जाकर क्रैप को मारने लगा क्योंकि उसने हेम को भागने दिया, बट क्रैप प्रॉमिस करता है कि उसकी वाइफ यहीं पर है, यानी हेम वापस जरूर आएगा। वहाँ दूसरी तरफ हेम मदद मांगने के लिए निक के पास गया लेकिन निक तो पहले ही मर चुका था। पर अब प्रॉब्लम की बात ये हो जाती है कि पूरी पुलिस फोर्स हेम को ही ढूंढ रही थी। जब वो उसे दिख जाता है तो तुरंत ही वो हेम को जाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके ऊपर कार्यवाही करने के लिए ऑफिसर्स हेम को गाड़ी में जैसे ही बिठा रहे थे तभी सामने की तरफ इन्फेक्टेड बेन आ गया। उसने गाड़ी को दोनों हाथों से रोक लिया क्योंकि उसे हेम चाहिए था। बेन ने तो एक ऑफिसर को मार दिया और हेम को धमकी दी कि तुम वापस से अपनी वाइफ के पास चले जाओ, नहीं तो वो उसकी वाइफ को भी खत्म कर देगा। हेम बहुत ही डर गया और कहने लगा कि मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँचता हूँ। वो वेम्पायर बेन ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। बेचारा हेम इतना डर गया था कि वो जब ऑफिसर के पास पहुँचता है तो उसे निक की बॉडी ही दिखाई दे रही थी। वो नहीं समझ पाता कि इसके बाद वो किससे मदद मांगे। हमें तो हम दिखाया गया जो गाड़ी लेकर वापस उसी स्पॉट पर आ चुका होता है। क्रैप तो अब तुरंत ही हेम को गाड़ी से बाहर निकालकर उसे दोष देने लगा कि उसने गलती कर दी। दरअसल हेम ने गाड़ी के नीचे मौजूद जिस वेम्पायर को बाहर निकालकर जला दिया था वो एक्चुअल में किसी और की नहीं बल्कि उन सारे वेम्पायर्स के लीडर की वाइफ थी, और अगर उसे ये पता चल गया तो वो हेम और जेल दोनों को ही खत्म कर देगा। हेम ने उसे बताने की कोशिश की कि उसकी वाइफ खुद मरना चाहती थी, उसने तो जरा सी हेल्प कर दी बस। अब सभी लोग उस अड्डे पर पहुंच जाते हैं और आखिरकार उस वेम्पायर के लीडर को पता चल गया कि उसकी वाइफ मर चुकी है। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही क्रैप को जान से मार दिया। सुबह होने पर हेम और जेल क्रैप की डेड बॉडी को अच्छी तरीके से दफना देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मदद तो लानी ही पड़ेगी। हेम ने कहा कि वो जाकर सारे पुलिस ऑफिसर्स को सब बता देगा, शायद वो कुछ मदद कर पाए। इसीलिए अब जेल की मंजूरी मिलने के कारण वो एक दूसरी कार ठीक करता है और निकल पड़ता है मदद मांगने के लिए। इन्फेक्टेड हुए बेन को भी जब ये पता चला तो वो जेल पर हमला करने आया, लेकिन जेल उसे रोशनी में लाती है ताकि उस पर अटैक न कर सके। हेम तो पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंचकर सारी बातें बता देता है। शेरिफ और कैली उसके पर भरोसा करते हैं और अब उन्होंने अपनी पूरी टीम बना ली थी ताकि वो वेम्पायर्स को जाकर मारे। जल्द से जल्द सारे ऑफिसर्स उस स्पॉट पर पहुंचते हैं और वैनिटी वैन में जितने भी वेम्पायर्स थे उन्हें निकालकर मारने लगे। अच्छी बात हुई कि वो दिन में हमला कर रहे थे जिससे कि वेम्पायर्स और भी ज्यादा कमजोर हो जाते। वहाँ बेसमेंट के अंदर बेन, लिली और वो दूसरी वेम्पायर मौजूद थी। बेन इतना ज्यादा डरपोक होता है कि वो उन्हें छोड़कर ही चला गया। लिली भी अपने आप को बचाने के लिए दूसरे वेम्पायर को धूप में फेंक देती है। एक एक करके ऑफिसर्स ने सारे वेम्पायर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। उनके पास गन थी जो कि वो सीधा उनके सर में शूट कर देते। हालांकि कई ऑफिसर्स भी मारे गए थे, लेकिन देखकर लग रहा था कि उनका अपर हैंड है। ऑलमोस्ट अब उन्हें कोई वेम्पायर दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए कैली एकदम चिल हो गई और उसने शेरिफ को कहा कि तुम ऑफिसर्स को लेकर वापस आ जाओ। पर यहाँ हेम को पता था कि अगर बेन जिंदा रहा तो वो उनके पीछे जरूर आएगा, इसीलिए हेम और जेल एक गन लेकर बेन के पीछे जाते हैं। पता चला कि बेन गाड़ी के नीचे छुपा हुआ है और उसने जेल को खींच लिया है। वो जेल को बहुत बुरी तरीके से काटने लगा। हेम ऑफिसर्स के साथ जब तक वहाँ पर पहुंचा तो बेन अपने ऊपर एक ब्लैंकेट लेकर भाग जाता है धूप में। बेचारी यहाँ पर जेल इन्फेक्टेड हो चुकी थी, यानी वो भी वेम्पायर बन जाएगी। हेम तो ये चीजें सह नहीं पा रहा था, लेकिन उसे रियलिटी तो एक्सेप्ट ही करनी होगी। अब हमें यहाँ कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हेम उसी जगह पर रहने लगा था। ऑफिसर हेम से आकर पूछता है कि सब नॉर्मल है कि नहीं, तो हेम उसे कह देता है कि सब अच्छा है और जेल भी ठीक हो गई है। लेकिन रियलिटी हमें ये पता चली कि जेल इन्फेक्ट हो गई है और वो भी एक वेम्पायर बन चुकी है। लेकिन हेम उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लिली नाम की वो छोटी लड़की भी उस जगह पर मौजूद थी, लेकिन वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाती। यानी अब देखा जाए तो क्रैप की पोजीशन हेम ने ले ली है। हमें तो वो इन्फेक्टेड बेन भी दिखाया गया जो कार में बैठकर आगे बढ़ रहा था, यानी वो अभी तक मरा नहीं है और अपना बदला लेने के लिए वो जरूर आएगा। हमारी कहानी भी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।